Hello, dear friends. Welcome to Net Classes CS and Computer Science Paper 1. Dear friends, कल मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन करवा दिया था द कैजुअल फॉर्म ऑफ द डिसजंक्टिव नॉर्मल फॉर्म। ये हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं। ऑलमोस्ट मैंने 80% से ज़्यादा आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट करा दिए हैं, और जो रेस्ट हैं वो मैं 1-2 दिन में इसको बाइंड अप कर दूंगी। और इसके बाद कुछ स्टूडेंट ने सजेस्ट किया है डिस्क्रीट और कुछ ने सजेस्ट किया है नेटवर्किंग। तो मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो के कमेंट में आप लोगों का कमेंट आए कि एआई के बाद आप मुझसे डिस्क्रीट पढ़ना पसंद करेंगे, नेटवर्किंग पढ़ना पसंद करेंगे, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ना पसंद करेंगे या अदर कोई टॉपिक। और मृणालिनी मैम आप लोगों को अभी कंपाइलर कंप्लीट करने के बाद वो टीओसी कराएंगी, तो आपका 10th और 8th यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद फिर और 2 यूनिट पैरेलली चलेगा, एक मृणालिनी मैम करवाएगी, एक मैं करवाऊँगी। तो आप लोग को मार्च हाफ होते होते मतलब 4 यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और मार्च एंड होते होते हम कोशिश करेंगे कि 6 यूनिट कंप्लीट हो जाए। अप्रैल होते होते 8 यूनिट तक कोशिश करेंगे कि कंप्लीट हो जाए। देखिए, हम लोग चाहते बहुत कुछ है करना, लेकिन जैसे तैसे करके आप लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाना है। स्टूडेंट को ऐसा चीज़ दो जो कि उनके लिए रियली उनको फ़ायदा हो। तो इसीलिए अगर हम कुछ यूनिट कम भी करते हैं इस मई वाले एग्ज़ाम के लिए, तो फिर भी हम चाहेंगे कि जो यूनिट करें वो परफेक्ट हो जाए। तो हमारी कोशिश है कि मैक्स टू मैक्स हम कवर करें। अगर 10 यूनिट पूरा कवर हो जाए अप्रैल तक तो बहुत खुशी की बात है, लेकिन प्रैक्टिकली सोचना है। इतना बड़ा यूनिट है, इतने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इतना कॉन्सेप्ट है, तो सब कुछ मैनेज करने की कोशिश रहेगी हमारी। और आप लोगों का साथ चाहिए। आप लोग रेगुलर इसको देखिए, शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स को बताइए कि आपको यहाँ लेक्चर्स मिल रहे हैं। अभी हमारा स्टार्टिंग है, तो हम पब्लिसिटी पे ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। हमारा है कि हम कंटेंट सही दें, और आप लोगों को अगर बेनिफिट मिलेगा तो आप लोग खुद शेयर करेंगे, और धीरे धीरे पता चलेगा कि हाँ भाई बच्चे पसंद कर रहे हैं, तो हम लोग और अच्छे से मेहनत करेंगे। थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, ये आप लोग को भी समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग शुरू करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के, प्रेडिकेट लॉजिक के ये सारे क्वेश्चन करवाने शुरू किए थे कल, तो बाबू बीच में रोने लगा था, तो मुझे इसे बाइंड अप करना पड़ गया था। चलिए, तो अभी क्या है, वो नींद में बच्चे सपने में रोने लग जाते हैं ना, फिर जाना ही पड़ता है। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं। In propositional logic, if P implies Q and R implies S, and P or R are two premises such that P implies Q and R implies S, and P और R, तो ये अगर हमको दिया हुआ है प्रीमाइसेस प्रोपोजिशनल लॉजिक, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो y इज़ द प्रीमाइस, y का क्या होगा वैल्यू, तो हम इसको P इम्प्लाइज Q को क्या करेंगे, नेगेशन P और Q, एंड R इम्प्लाइज S को नेगेशन R और S, और P और R तो था ही। तो यहाँ मैंने इस दोनों को पहले सॉल्व किया, तो R और नेगेशन R और R कैंसिल हो गए, और यहाँ क्या बच गया, P और S, P और S बच गया। अब P और S के साथ हम नेगेशन P और Q को सॉल्व करते हैं, तो P और नेगेशन P कैंसिल हो जाता है, और Q और S बच जाता है।
तो इस तरह से हम सॉल्व किए, या फिर ऐसे ही तीनों को भी रख के आप जब एक्सपर्ट हो जाएंगे तो सबको एक साथ रख के भी इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, क्यू और एस। तो ये कौन सा है, क्यू और एस, डी नंबर क्वेश्चन, डी नंबर आंसर हो जाएगा इसका, है ना। अब देखिए ये सारा इम्प्लीकेशन ही रूल है। एनटीए यूजीसी ने जून 2019 का है ये क्वेश्चन, ठीक है। इसको मैच करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 से। तो आप देखिए यहाँ पे P इम्प्लाइज Q, P और Q, P एंड Q, नेगेशन P इम्प्लाइज Q, तो इसका ये मैचिंग दिया है। तो हमने जैसे इसको किया P इम्प्लाइज Q, तो मैंने आपको बताया है फर्स्ट जो भी होता है मॉडल, उसके पहले हम नेगेशन ले आते हैं और बीच में और आ जाता है। तो नेगेशन P और Q, तो नेगेशन P और Q कहीं है, नेगेशन P और Q आ गया। तो A का 4 नंबर हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आंसर ऑप्शन में देखिए, A में 4 है कहीं यहाँ और यहाँ है, तो ये हम पहले ही कैंसिल कर देंगे, ये दोनों ऑप्शन है। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ देखिए P और Q है, तो P और Q को और हम कहाँ सॉल्व कर सकते हैं, P एंड Q है, उसको और कहाँ सॉल्व करेंगे, तो हम एग्ज़ाम में हड़बड़ा जाएंगे कि अब क्या करें। लेकिन हम इसको अपोजिट भी ले सकते हैं। तो यहाँ P एंड नेगेशन Q है, नेगेशन P इम्प्लाइज Q है, और यहाँ नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P है। तो हम इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। जैसे डी नंबर है नेगेशन P और Q, तो हम इसको नेगेशन P और Q को हम P इम्प्लाइज Q बना सकते हैं, P एंड नेगेशन Q, इसको हम नेगेशन P और Q ये था, तो P इम्प्लाइज Q होगा। और यहाँ नेगेशन और एक था, तो ओहो डी नंबर ये है ना क्वेश्चन, मैं उल्टा सॉल्व कर रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा है। ये है नेगेशन P इम्प्लाइज Q, तो डी को मैं सॉल्व कर रही हूँ, नेगेशन P इम्प्लाइज Q, तो नेगेशन P और Q, ये P इम्प्लाइज Q को हम यहाँ ओपन किए, नेगेशन एक बाहर है ऑलरेडी। तो फिर अब क्या होगा, नेगेशन जैसे बार हम लोग डिजिटल लॉजिक में यूज़ करते हैं ना, बार आता है अगर ये पे कॉम्प्लीमेंट आता है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो नेगेशन P और Q है, तो इस सब के साथ नेगेशन होगा, तो नेगेशन नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, तो P हो जाएगा, और का यहाँ एंड हो जाएगा, डिमॉर्गन्स लॉ समझ लीजिए। और ये नेगेशन जो है Q के साथ लग जाएगा, तो P एंड नेगेशन Q ये हो गया। तो P एंड नेगेशन Q आपको दिख रहे हैं, यहाँ सेकंड नंबर ऑप्शन में है, तो ये 4 का सेकंड हो गया, ठीक है, फर्स्ट का फोर्थ हो गया। तो हम ऑप्शन से भी जा सकते हैं कि डी का सेकंड कहीं दिया है, हाँ दोनों में सेम है। अब आपको बी भी सॉल्व करके, बी और सी दोनों में अभी भी अगर डाउट रह गया तो हम इसको सॉल्व करके देखेंगे। नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P, तो नेगेशन Q और नेगेशन P, तो नेगेशन नेगेशन करेंगे तो Q एंड P हो जाएगा, ठीक है। ये नेगेशन नेगेशन तो ये कैंसिल हो जाएगा, Q का नेगेशन कैंसिल हो जाएगा, P का नेगेशन कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, और का साइन एंड में चेंज हो जाएगा, जस्ट लाइक कॉम्प्लीमेंट। जैसे हम किसी ये पे डिजिटल लॉजिक में बार लाते हैं तो वो साइन चेंज हो जाता है, डिमॉर्गन्स लॉ समझ लीजिए। तो उस तरह से हो गया। तो इसका क्या आ गया, Q एंड P, तो Q एंड P किसका है, एंड है यहाँ C, ठीक है। P एंड Q या Q एंड P, हम लोग वाइस वर्सा इसको ऐसे रख सकते हैं, कम्यूटेटिव होता है ये। तो हो गया, तो ये C हो गया। तो अब हम सॉल्व कर चुके हैं
वन का सी हो गया, तो सी का 1 हो गया, तो सी का 1 हो गया, तो डी हमारा आंसर आएगा। एक नहीं सॉल्व करना पड़ा, मतलब एग्ज़ाम के व्यू से मैं बता रही हूँ कि, और ये तो मैं डिटेल में ऐसे समझाने के लिए बार बार खिसका के बता रही हूँ। अदरवाइज़ आप अगर प्रैक्टिस है आपका तो आप फटाफट इसको करेंगे। अब हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम और सेल सिस्टम सेल पे। तो क्या है एक्सपर्ट सिस्टम सेल? इज एन एक्सपर्ट सिस्टम विदाउट, क्या होता है, डोमेन नॉलेज, एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी, रीजनिंग विथ नॉलेज, ऑल ऑफ द एबव। तो इसमें क्या है, एक्सपर्ट सिस्टम होता क्या है? एक्सपर्ट सिस्टम के बारे में मैं थोड़ा सा बता देती हूँ आप लोगों को। एक्सपर्ट सिस्टम आर यूज्ड एंड डिजाइन्ड टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ रियल वर्ल्ड। कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एक्सपर्ट सिस्टम का यूज़ होता है। एक्सपर्ट सिस्टम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि बिल्कुल एक्सपर्ट हो, तो वो ऑब्वियसली रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, जैसे एक्सपर्ट का एग्जांपल हो सकता है ड्राइविंग कार, तो वो एक एक्सपर्ट सिस्टम है, वो रियल वर्ल्ड का कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। तो एक्सपर्ट सिस्टम यूजेस द आर्टिफिशियल अप्रोचेज विथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ह्यूमन इंटेलिजेंस, मतलब कि एंड एक्सपर्टाइज विथ लॉट्स ऑफ न्यू आइडियाज़। बहुत सारे चीज़ को ये करके एक्सपर्ट सिस्टम का यूज होता है। तो एक्सपर्ट सिस्टम कंटेंट्स क्या होता है, नॉलेज बेस होता है एक्सपर्ट सिस्टम में, आपको नॉलेज होगा, इन्फ्रेंस इंजन होता है, और यूजर इंटरफेस होता है। तो नॉलेज बेस दो तरह का हो सकता है, फैक्चुअल नॉलेज हो सकता है, ह्यूरिस्टिक नॉलेज। ह्यूरिस्टिक यानी एस्टिमेशन, और फैक्चुअल यानी कि टू द पॉइंट, एग्जैक्ट जो उसका डेटा है वो आपको फैक्ट होगा, फैक्ट से फैक्चुअल। और ह्यूरिस्टिक यानी कि एस्टिमेशन वैल्यू। तो नॉलेज बेस में ये दो चीज़ हो सकता है। फिर इन्फ्रेंस इंजन, तो इसमें फॉरवर्ड चेनिंग एंड बैकवर्ड चेनिंग। इन्फ्रेंस इंजन में हम क्या क्या ले सकते हैं, या तो फॉरवर्ड चेनिंग जो होने वाला है उसके बारे में, या तो बैकवर्ड चेनिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसके साइड हम आएंगे, जैसे ऑपरेटर सब गोलिंग हमने पढ़ा था, तो उस तरह से उसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड दोनों डायरेक्शन से आ रहे हैं। तो फॉरवर्ड चेनिंग यानी कि हमको फ्यूचर की तरफ बढ़ना है आगे, बैकवर्ड चेनिंग जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है और हम उस पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये इन्फ्रेंस मिलता है इस तरह से। यूजर इंटरफेस यानी कि इंटरेक्शन, यूजर इंटरफेस, यूजर कैसे किसी से इंटरेक्शन करेगा। तो ये तीन जो है ये मेन पॉइंट है एक्सपर्ट सिस्टम के। तो हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन में क्या बताया है। तो एन एक्सपर्ट सिस्टम सेल इज एन एक्सपर्ट सिस्टम विदाउट डोमेन नॉलेज, नॉलेज डोमेन तो चाहिए ही चाहिए, एक्सप्लेनेशन फैसिलिटी, रीजनिंग विथ नॉलेज। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा, रीजनिंग विथ नॉलेज। आगे क्या है इसमें, हैंडलिंग अनसर्टेनिटी इन नॉलेज। हम लोग अनसर्टेनिटी भी देखते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कि अनसर्टेनिटी, जैसे कि हमें कुछ आइडिया ही नहीं लगता है कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि आपको एक्सपर्ट सिस्टम बनाना, वहाँ कुछ भी, जैसे वेदर फोरकास्टिंग है, तो आपको पहले से थोड़ी वहाँ पे प्री प्लान तो है नहीं कि ये ही होने वाला है और आप उसका नॉलेज उसमें डाल दें। तो उसमें अनसर्टेनिटी भी आता है नॉलेज में, कि हमको अभी कुछ नहीं पता है और हमें जानना है कि उसमें क्या हो सकता है, क्या क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अनसर्टेनिटी भी एक बहुत बड़ा मतलब फील्ड है, बहुत बड़ा एरिया है जहाँ हम लोग इस पे मतलब रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। तो इन एग्जैक्ट इनएक्यूरेट डेटा, अनसर्टेनिटी यानी क्या हुआ, इनएग्जैक्ट इनएक्यूरेट डेटा, इम्प्रिसाइज इंफॉर्मेशन जो कि प्रिसाइज नहीं है, हैंडलिंग आइडेंटिकल सिचुएशन, जैसे एक जैसा ही सिचुएशन आया, मान लीजिए कि मैंने आपको बोला कि दूध पिला दो बच्चे को,
तो बच्चे को दूध पिला दो, तो ये सही है, इसमें मतलब नॉलेज हमने डाल दिया कि हाँ बच्चे को दूध देना है और कोई रोबोट है, हाँ बच्चे को दूध दे रहा है। लेकिन इफ़ चाइल्ड हैव कफ, अगर बच्चे को कफ है तो कफ सिरप दे दो, और फिर बच्चे को वो टाइमिंग उसका फिक्स है रात का जबकि उसको दूध देना है, तो क्या किया रोबोट ने कि फिर उसको दूध दे दिया। तो ये आइडेंटिकल सिचुएशन, हर दिन रात को उसको दूध दिया जाता है और उस दिन भी दिया जा रहा है, लेकिन उस दिन नहीं देना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने कफ सिरप दिया है। तो इसमें भी अनसर्टेनिटी है। अब इसमें तो रोबोट को नहीं पता चलेगा कि ये तो हमें कॉमन सेंस से पता चलता है कि कफ सिरप के साथ दूध नहीं देंगे। तो हैंडलिंग आइडेंटिकल सिचुएशन, इसको भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि सेम सिचुएशन है, अब पता नहीं चलेगा कि क्या करना था। मतलब इसका बहुत सारा एग्जाम्पल हो सकता है। फिर है रिलायबिलिटी ऑफ द रिजल्ट, ये कितना रिलायबल है। रिलायबिलिटी क्या होती है? हम किसी चीज़ को करते हैं तो कितना सही आता है आंसर, हमेशा कितनी बार वो सेम आंसर आ रहा है, वो रिलायबल है। Uncertainty is defined as the lack of the exact knowledge that would enable to us to reach a perfect reliable solution. Solution reliable होना चाहिए। Uncertainty is defined as the lack of the exact knowledge. हमें exact knowledge होना चाहिए, नहीं है तो वो uncertainty है। तो obvious सी बात है कि perfection लाने में uncertainty बीच में आएगा ही। परफेक्शन और ये के बीच में अनसर्टेनिटी आता है। चलिए, अब इसमें टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी भी होते हैं, ये मैं एक्सपर्ट सिस्टम आप लोगों को बता रही हूँ। तो इस पे मतलब इसको ध्यान में रखना है। देखिए एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसा आता है, बिल्कुल कॉमन सेंस। ये एआई है ही रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, तो आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को सोच के ही एज्यूम करके और तब जाके उसको सॉल्व करना है। तो टाइप्स ऑफ अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी, डिफिकल्ट टू डिटरमाइन द असर्शन इन द मॉडल, इट इज़ ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू है कि फॉल्स है, तो इसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं। अब इम्प्रेशन, इंफॉर्मेशन अवेलेबल इन द मॉडल इज़ नॉट एज स्पेसिफिक एज इट शुड बी। अब वो इतना स्पेसिफिक नहीं है जितना होना चाहिए था। इंफॉर्मेशन जो है वो उतना सही नहीं है जितना होना चाहिए था। वैगनेस, प्रेडिकेट्स और क्वांटिफायर्स आर इनहेरेंटली वैग। मतलब हम लोग प्रेडिकेट या क्वांटिफायर का यूज़ कर रहे हैं तो वो भी बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट नहीं रहता है। इनकन्सिस्टेंसी, द मॉडल कंटेन टू और मोर असर्शन दैट कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम। इनकन्सिस्टेंसी यानी कि ऐसा सिचुएशन है कि या तो ये दिन है तो रात मतलब रात नहीं हो सकता है, मतलब दिन और रात एक साथ नहीं हो सकता है। या तो हम अभी रेनिंग है तो सनी नहीं हो सकता है। ऐसा मतलब कुछ सिचुएशन होते हैं, लेकिन कभी ऐसा है कि रेनी में भी सनी हो जाता है, धूप निकली हुई है और बारिश हो रहा है। लेकिन जनरली क्या है, जो जनरलाइज्ड सिचुएशन है वो यही है कि ड्यूरिंग रेनी देयर इज़ नो सनी, बट समटाइम्स इट हैपन दैट इन सनी वेदर, इफ वेदर इज सनी देन इट इज़ रेनिंग। तो ये इनकन्सिस्टेंसी है। फिर एम्बिग्यूटी, सम एलिमेंट्स ऑफ द मॉडल लैक कंप्लीट सिमेंटिक्स लीडिंग टू सेवरल पॉसिबल इंटरप्रिटेशन। तो एम्बिग्यूटी भी आता है। मान लीजिए जैसे दो अर्थ, सिमेंटिक्स का यूज़ कैसे होता है, जैसे उसका दो मीनिंग निकल रहा है। हम अगर बोलते हैं कि हाँ बहुत अच्छा है, ठीक है, और कभी हम उसको टोंट में बोलते हैं बहुत अच्छा है, तो ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है सिमेंटिक्स को। अब इसको रोबोट कैसे समझेगा? हमने बोला कि तुमने खाना नहीं खाया ना, बहुत अच्छा है, और अरे तुमने पढ़ाई किया, बहुत अच्छा है। तो ये दोनों का अर्थ बिल्कुल अलग है, लेकिन इसको हम कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो सिमेंटिक्स में डबल मीनिंग आ जाता है।
सेवरल इंटरप्रिटेशन आ जाते हैं, तो उसके लिए भी ये एक मतलब बड़ा मुद्दा है कि इसको हम ये सब सिचुएशन आते हैं। तो अनसर्टेनिटी, इम्प्रेशन, वैगनेस, इनकन्सिस्टेंसी, एम्बिग्यूटी, ये सारे टाइप ऑफ अनसर्टेनिटी हैं। तो आपको मे बी एग्ज़ाम में किसी एक पॉइंट को मैचिंग में डाल दे, या फिर वो कोई टर्म का नाम पूछे कि ये इसके अंदर आता है कि नहीं आता है, तो मे बी अदर देन दिस टॉपिक्स दिस टर्म और कोई टर्म आपको डाल दे, तो आपको इसमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। फिर है डिफरेंट अप्रोचेज फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी। तो अनसर्टेनिटी कैसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अपने पास बना सकते हैं। तो क्वांटिटेटिव मेथड होता है और एक क्वालिटेटिव होता है। क्वांटिटेटिव होता है जिसमें कि 1 वैल्यू अप्रोच होगा, 2 वैल्यू अप्रोच होगा, सेट वैल्यू अप्रोच होगा। 1 वैल्यू अप्रोच में प्रोबेबिलिटी थ्योरी आता है, बेस रूल्स आता है, कन्फर्मेशन थ्योरी आता है। 2 वैल्यू अप्रोच में डेम्स्टर-शेफर थ्योरी, इससे क्वेश्चन आया हुआ है डेम्स्टर-शेफर थ्योरी से। तो ये 2 वैल्यू अप्रोच है, क्वांटिटेटिव मेथड है ये अप्रोचेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी पे। उसके बाद है सेट वैल्यू में फजी सेट, इंसिडेंस कैलकुलस, रफ सेट थ्योरी, ये फजी भी हमें पढ़ना है। और है फॉर्मल अप्रोचेज में क्या है, मॉडल लॉजिक्स, नॉन मोनोटोनिसिटी और प्लॉजिबल रीजनिंग, ये होता है फॉर्मल अप्रोच में। और ह्यूरिस्टिक में क्या होता है, थ्योरी ऑफ इंडोर्समेंट। तो ये सारे टर्म आपको पता होने चाहिए कि ये एआई के टर्म हैं, अनसर्टेनिटी के टर्म हैं, और अप्रोचेज ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अनसर्टेनिटी हैं। तो ये मतलब अलग अलग मेथड हैं, ये सब टर्म आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। फिर आपको है कि प्लानिंग एक बड़ा मतलब एक स्टेप है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। प्लानिंग का बहुत इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को प्लान, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आप पढ़ते हैं उसमें भी प्लान होता है, कैसे हम प्लान करेंगे। तो इसमें प्लानिंग होता है, प्लान टू अचीव अ गोल, किसी भी गोल को हम अचीव करते हैं। जैसे हम जितना भी हमने पढ़ा सर्चेस, तो वो सब था एक गोल को अचीव करने के लिए। तो उसमें ह्यूरिस्टिक में हमने प्लान किया, और ऐसे हम बिना प्लानिंग का करते थे। तो इस तरह से करके बहुत सारा सिचुएशन आता है। तो ये जो प्लानिंग है वो गोल को अचीव करने का एक तरीका है, कैसे हम गोल को अचीव करेंगे। तो ये बॉटम अप अप्रोच होता है, बॉटम अप सिस्टम है। इसमें हम मतलब बॉटम से अप की ओर जाते हैं। इसमें आप स्टार इनिशियल सिचुएशन पे हैं, ऑपरेटर पे हैं, और इंस्टेंसेस पे हैं, फिनिश सिचुएशन पे हैं। तो हम यहाँ स्टार्ट से चले और हमने ऑपरेटर इंस्टेंसेस देखे, कौन सा ऑपरेटर है, क्या नॉलेज है, सारे बहुत सारे सिचुएशन को देख के, और उसके फिनिश पे पहुँचेंगे। तो इसका हमने पूरा जो ये सारा स्टेप हुआ, ये सब प्लान के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब प्लानिंग में क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स आते हैं, नॉलेज बेस्ड एजेंट्स आते हैं, और ये दोनों मिलके प्लानिंग एजेंट्स बनते हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स क्या होते हैं, बिफोर एक्टिंग, हम किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के पहले हम करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स का यूज। और नॉलेज बेस्ड एजेंट्स का यूज, यानी कि जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन आपको मिला है, यानी कि वो करंट स्टेट के साथ मिलेगा। नॉलेज बेस्ड जो एजेंट्स मिलेंगे वो करंट स्टेट के साथ मिलेंगे, लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन आपको मिलेगा। और ये बिफोर, ये कंसिक्वेंसेस ऑफ सीक्वेंस ऑफ लेवल्स, यानी कि आपको क्या क्या हो सकता है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एजेंट्स में होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि हम कार से जा रहे हैं और हमें हिल पे चढ़ना है,
या फिर हमें ब्रिज क्रॉस करना है, तो हम वहाँ क्या क्या सिचुएशन हो सकता है वो हम पहले से उसका प्लान करके एज्यूम करके और उसका भी सॉल्यूशन सोच के चलते हैं। तो कहीं जाने के पहले, जैसे कि मान लीजिए कि आपको कहीं घूमने जाना है, आप पिकनिक पे जा रहे हैं, तो आप एक सिचुएशन होगा कि आप पिकनिक पे जाने के पहले आप प्लान करेंगे कि आपको क्या क्या ले जाना है। तो वो किस बेस पे होगा कि अभी सीज़न कैसा है, उसके अकॉर्डिंग आपको ले जाना होगा। मान लीजिए बहुत सर्दी है तो आप फ्लास्क में गर्म पानी ले जाएंगे और भी अदर। फिर दूसरी बात कि कौन कौन उसमें जा रहा है, मान लीजिए बच्चे जा रहे हैं या बुजुर्ग जा रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग होगा। अगर यंग जा रहे हैं तो आपका सामान ज़्यादा नहीं होगा। और उसके बाद आप अब जब वहाँ पहुँच गए, तो वहाँ पहुँचने के बाद आपको ध्यान रखना है कि ये अगर वहाँ खाई है, अगर हिली एरिया है, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कैसे मतलब वहाँ पे कैसे एक्ट करना है। अब ये नहीं कि उधर खाई है और पता चला मस्ती में बच्चे घूम रहे हैं, वो चीज़ नहीं। तो वो वहाँ का करंट स्टेट के हिसाब से लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन होगा। आप अपने लॉजिक को लगा के और उसका ध्यान रखेंगे। आपको कोई रूल रेगुलेशन पहले से वो नहीं बताया गया है, वहाँ करंट स्टेट के। और ये बिफोर था, बिफोर आपने, और इसमें भी ऐसा है कि आप परफेक्शन से सब कुछ नहीं किए, मे बी और भी कुछ हमको प्रिपरेशन करना चाहिए था, प्लानिंग करनी चाहिए थी, जो मिस हो गया। और मे बी हम कुछ एडवांस प्लानिंग करके चले गए जो कि ज़रूरत नहीं थी। और वहाँ करंट स्टेट में जो होगा वो बिल्कुल सिचुएशन के अकॉर्डिंग होता जाएगा, लॉजिकली आप करते जाएंगे। तो ये सब मिलके प्लानिंग एजेंट्स होते हैं। प्लानिंग में दोनों सिचुएशन का ध्यान में रखा जाता है। तो ये सब है कंसिक्वेंसेस ऑफ सीक्वेंस ऑफ लेवल्स। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बिफोर है, और ये लॉजिकल है यानी कि करंट स्टेट है। कंसिक्वेंसेस क्यों होगा, सीक्वेंस क्यों होगा, क्योंकि आपको इसमें पहले से सोचना है। और लॉजिकल यहाँ क्यों है, क्योंकि वहाँ ऑन द स्पॉट आपको जो दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले रहे हैं, तो वो लॉजिकल हो जाता है। तो ये देखिए यूजीसी ने जनवरी 2017 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व्हाट इज प्रेजेंट इन द प्लानिंग ग्राफ। अब प्लानिंग ग्राफ में क्या क्या होगा, लिटरल्स होगा नहीं, ह्यूरिस्टिक एस्टिमेट्स हो सकता है, वेरिएबल्स हो सकता है, सीक्वेंस ऑफ लेवल्स हो सकता है। तो हाँ, सीक्वेंस ऑफ लेवल्स होगा किस में, प्लानिंग ग्राफ में। ठीक है, प्लानिंग ग्राफ में ह्यूरिस्टिक नहीं आता है, वेरिएबल्स नहीं है, लिटरल्स नहीं, सीक्वेंस ऑफ लेवल्स होंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको यहीं पे मिल गया। उसके बाद हम देखते हैं एक और क्वेश्चन है, द ब्लॉक वर्ड प्रॉब्लम इन AI इज नॉर्मली डिस्कस टू एक्सप्लेन अ सर्च टेक्निक, प्लानिंग सिस्टम, कंस्ट्रेंट सेटिस्फेक्शन, नॉलेज बेस्ड सिस्टम। ठीक है, तो इसमें हमें देखना है कि इसका क्या आंसर हो सकता है। ये मैं आप लोगों को होमवर्क देती हूँ, इसका आंसर आप लोग ढूंढ के आएंगे। मैंने बहुत बताया, अब इसका आंसर आपको ढूंढ के आना है। क्वेश्चन को लिख लीजिए और इसको आप सोच के और कमेंट में बताइए, इस लेक्चर के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप डालिए। फिर देखिए कुछ है स्ट्रिप्स से रिलेटेड है क्वेश्चन। स्ट्रिप्स addresses the problem of problem efficiently representing an implementation of a planner. It is not related to which of the following. तो इसमें क्या है, एक सेकी और श्री, ये दोनों जो है ना, ये प्लानर यूज्ड इन सेकी एंड श्री, ये दोनों का यूज़ हुआ था, लेकिन NLP का नहीं यूज़ हुआ था। तो इसका आंसर NLP है। इसका डिटेल मैं थोड़ा सा नोट्स आपको कल दे दूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक मैंने ऑलमोस्ट 85% आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और ये AI के करवा दिए हैं। और मैं देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ कि फजी के कुछ कराने बाकी हैं और एजेंट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बाकी हैं।
तो उसमें बहुत कम क्वेश्चन है। मोस्टली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का था, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन था, अप्रोचेस टू एआई था और सर्चेज वगैरह, तो उससे आते हैं। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और मैं कोशिश करती हूँ जल्दी से जल्दी एआई को बाइंड अप करूँ। और उसके बाद आपको अब नेटवर्किंग पढ़ना है या डिस्क्रीट पढ़ना है, ये आप बताएं, या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बताइए। मतलब जो भी सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो टीओसी कंपाइलर तो मैम कराएंगी, मृणाली मैम। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।